त्सुतोमू मियाज़ाकी का जन्म 21 अगस्त 1962 को हुआ। उसे ओटाकू मर्डरर के नाम से भी जाना जाता है। मियाज़ाकी का जन्म अकाली हुआ था। जन्म से ही उसके शरीर में कुछ दोष थे, जैसे उसकी कलाई की हड्डियां पूरी जुड़ी हुई थीं। वह हाथ मोड़ नहीं सकता था। वो स्कूल में अपने दोष किसी को नहीं दिखाता और अकेला रहना ही पसंद करता। बाद में वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए नाकानो टोक्यो गया। वो पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन कुछ समय बाद उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। उसके क्लास में 56 विद्यार्थी थे और उसमें मियाज़ाकी का नंबर 40वां आने लगा, जिस वजह से उसे मेiji यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। उसके बाद उसने इंग्लिश पढ़कर टीचर बनने का अपना सपना छोड़ दिया और फोटो टेक्नीशियन की पढ़ाई की। मियाज़ाकी के परिवार को उस शहर में सब जानते थे। उसके पिताजी का खुद का अखबार था और सबको लगा कि मियाज़ाकी वो आगे चलाएगा। मियाज़ाकी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता कि उसका परिवार सिर्फ आर्थिक सफलता को महत्व देता है और ये मियाज़ाकी को पसंद नहीं था। उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने दादाजी के करीब रहा, क्योंकि वही एक इंसान थे जो मियाज़ाकी को खुश देखना चाहते थे। वो अपनी बड़ी बहन के भी काफ़ी करीब था। मई 1988 में उसके दादाजी चल बसे और मियाज़ाकी का डिप्रेशन बढ़ता गया। अपने दादाजी का कुछ हिस्सा ज़िंदा रखने के लिए उसने उनकी राख भी खाई। कुछ हफ्ते बाद उसकी एक बहन ने उसको नहाते वक्त देखते हुए पकड़ लिया। उसकी बहन ने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला तो मियाज़ाकी ने उस पर हाथ उठाया। इसके बाद मियाज़ाकी की माँ ने उसे कोई काम में अपना मन लगाने की सलाह दी। मियाज़ाकी ने उन पर भी हाथ उठाया। उसकी दादाजी की मौत से उसे काफ़ी सदमा लगा था। उसके बाद वो सिर्फ अपने सेक्सुअल विचारों को असलियत में लाना चाहता था। कॉलेज के दिनों से ही मियाज़ाकी पॉर्न के अधीन था और वो भी एक कारण था जिस वजह से उसने 4 छोटी लड़कियों पर अत्याचार करके उनके खून किए। 22 अगस्त 1988 को अपने 26वें जन्मदिन के एक दिन बाद मियाज़ाकी ने 4 साल की मैरी कोनो को अगवा किया। मियाज़ाकी ने बताया कि उसने मैरी को अपनी कार में बिठाया और शहर से दूर जंगल में ले गया। उसने अपनी कार पुल के नीचे पार्क की, जहां से वो किसी को नज़र नहीं आती। आधे घंटे तक मियाज़ाकी और मैरी कार में बैठे रहे। फिर मियाज़ाकी ने मैरी को वहीं मार डाला। उसने उसके कपड़े उतारे और उसका रेप किया। मियाज़ाकी ने मैरी का शव वहीं जंगल में फेंक दिया और उसके कपड़े लेकर घर आया। अगले कुछ हफ्ते उसने मैरी का शव को सड़ने का इंतज़ार किया और फिर उसके हाथ और पाँव काट के अपने पास रखे। वो बीच बीच में मैरी के परिवार को फ़ोन करके सिर्फ उनकी आवाज़ सुनता। अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो जब तक वो फ़ोन ना उठाते तब तक वो फ़ोन करते रहता। मैरी को अगवा करने के कुछ हफ्ते बाद मियाज़ाकी ने उसके परिवार को कुछ सबूतों के साथ एक खत भी भेजा। उसमें लिखा था, मैरी हड्डियाँ जलाई, जांच करें, साबित करें। 3 अक्टूबर 1988 को मियाज़ाकी ने दूसरी छोटी लड़की को अगवा किया। वो लड़की 7 साल की मासामी योशिज़ावा थी। मियाज़ाकी ने उसे घर लौटते वक्त देखा था। उसने उसे कार में बैठाया और फिर उसे उसी स्थान पर ले गया जहां उसने मैरी को मार डाला था। मियाज़ाकी ने मासामी को भी मार डाला, उसकी शव का रेप किया और उसके कपड़े अपने साथ ले गया। दूसरे खून के बाद उसे ओटाकू मर्डरर और साइतामा किलर नाम दिए गए। लोगों को अब लग रहा था कि एक नया सीरियल किलर बन गया है। 2 महीने बाद 12 दिसंबर 1988 को उसने 4 साल की एरिका नामा को भी अगवा किया। जब वो एक दोस्त के घर से लौट रही थी, मियाज़ाकी ने उसे अपने कार में बिठाया और नाइजीरिया साइतामा में एक पार्किंग स्थल पर ले गया, जहां उसने उसे पीछे की सीट पर अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उसकी तस्वीरें लेने लगा। उसने एरिका को भी मार डाला। उसके हाथ और पाँव उसकी पीठ के पीछे बांध दिए, उसे एक चादर में ढका और उसके शरीर को अपने कार की डिक्की में रख दिया। उसने उसके कपड़े एक जंगली इलाके में फेंक दिए और उसके शव को बगल की पार्किंग में छोड़ दिया, जहां 3 दिन बाद उसका पता चला। 20 दिसंबर को एरिका के परिवार को मियाज़ाकी द्वारा भेजा गया एक पोस्टकार्ड मिला, जिसमें एक संदेश था, जिसमें मैगज़ीन से कटे हुए शब्द थे, एरिका, ठंडी, खांसी, गला, शांति, मौत। मियाज़ाकी ने किया हुआ आखिरी खून सबसे भयानक था। 6 जून 1989 को मियाज़ाकी ने 5 वर्ष की आयु के
अयाको नोमोटो को उसकी तस्वीर लेने के लिए मना लिया। फिर वो अयाको को अपनी कार में ले गया और उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को बेडशीट से ढक दिया और उसे अपनी कार की डिक्की में रख दिया। मियाज़ाकी ने लाश को अपने अपार्टमेंट ले गया और अगले 2 दिन तक उसके साथ सेक्स करता रहा। विभिन्न स्थितियों में अवशेषों की तस्वीर और वीडियो लिए। जब अयाको की लाश सड़ने लगी तो मियाज़ाकी ने उसे अलग कर दिया, उसके धड़ को एक कब्रिस्तान में और उसके सिर को पास की पहाड़ियों में छोड़ दिया। उसने उसके हाथ काट कर खुद के पास रखे, उसका खून पीता रहा और शव से काट कर मांस भी खाता रहा। इस डर से कि पुलिस को अयाको के शरीर के अंग मिल जाएंगे, मियाज़ाकी 2 हफ्ते के बाद कब्रिस्तान और पहाड़ियों पर लौटा और अवशेषों को अपने अपार्टमेंट में वापस ले गया, जहां उसने उन्हें अपनी कोठरी में छिपा दिया। अगस्त 1988 और जून 1989 के बीच मियाज़ाकी ने 4 से 7 साल की उम्र की 4 लड़कियों को शत विक्षित कर दिया और उनकी हत्या कर दी और उनकी लाशों का रेप किया। उसने एक लड़की का खून पिया और उसके हाथ का एक हिस्सा खा लिया। उसे लिटिल गर्ल मर्डर और बाद में टोक्यो साइतामा सीरियल किडनैपिंग मर्डर ऑफ लिटिल गर्ल्स नाम दिया गया। 23 जुलाई 1989 को मियाज़ाकी ने 2 बहनों को हाचियोजी के एक पार्क में खेलते हुए देखा और छोटी बहन को बड़ी से अलग किया, जो पीछे रह गई थी। वो छोटी बहन की तस्वीरें ले रहा था, जिसे उसने कपड़े उतारने के लिए मना लिया था। तभी मियाज़ाकी को उन लड़कियों के पिता ने धर दबोचा। उसने मियाज़ाकी पर हमला किया, लेकिन मियाज़ाकी को पकड़ के रखने में असमर्थ रहा। मियाज़ाकी वहाँ से भागा, लेकिन बाद में अपनी कार को लेने के लिए पार्क में लौट आया, जहाँ उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मियाज़ाकी के 2 कमरों के बंगले की तलाशी में 5763 वीडियो टेप मिले, जिनमें से कुछ में एनिमे और हॉरर फिल्में थीं। उनमें से कुछ वीडियो और तस्वीरें उसके शिकार हुई लड़कियों की थी। पुलिस को वहां अयाको का सड़ा हुआ शव मिला, जिसके हाथ कटे हुए थे, और बाकी लड़कियों के कपड़े भी। मियाज़ाकी ने अपने परीक्षण के दौरान एक शांत और एकत्रित आचरण बनाए रखा। उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं था, लेकिन वह अपनी गिरफ्तारी के प्रति निराशा जता रहा था। जापानी पत्रकार ने ओटाकू कल्चर के तहत मियाज़ाकी को ओटाकू मर्डर नाम दिया। उसके हिंसक जुर्म ने ओकाटो कल्चर के खिलाफ एक दहशत पैदा कर दी, इस शंका के साथ कि एनिमे और हॉरर फिल्म्स ने मियाज़ाकी को एक हत्यारा बना दिया था। न्यूज़पेपर्स ने दावा किया कि मियाज़ाकी अपनी घटिया परवरिश के परिणाम स्वरूप मांगा की काल्पनिक दुनिया में खोता गया। सुतोमो मियाज़ाकी का मुकदमा 30 मार्च 1990 को शुरू हुआ। वो अक्सर बकवास बातें करता। उसने अपने सभी जुर्म का दोषी उसके अंदर रहने वाले रैटमैन को बताया। उसने बताया कि रैटमैन ने उसे यह सब जुर्म करने के लिए उकसाया। वो कोर्ट रूम में भी रैटमैन के चित्र बनाता। मियाज़ाकी के पिता ने अपने बेटे की कानूनी रक्षा के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और 1994 में आत्महत्या कर ली। 7 साल के मुकदमे में हत्याओं के समय मियाज़ाकी की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया। जापानी कानून के तहत विकृत दिमाग वाले लोग सज़ा के अधीन नहीं हैं और कमज़ोर दिमाग वाले लोग कम सज़ा के हकदार हैं। अदालत द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट की 3 टीमों ने मियाज़ाकी की सही गलत को बताने की क्षमता के बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाले। 2 टीमों ने उसे कमज़ोर दिमाग वाला होने के लिए निर्धारित किया। एक टीम ने निष्कर्ष निकाला कि वह सिज़ोफ्रेनिक था, दूसरा यह कि उसे कोई मानसिक रोग थे। एक तीसरी टीम ने पाया कि हालांकि मियाज़ाकी को मानसिक रोग था, फिर भी वह अपने जुर्म की जिम्मेदारी लेने में सक्षम था। टोक्यो कोर्ट ने मियाज़ाकी को उसके अपराधों के परिणाम बताए और उससे जवाब मांगा। मियाज़ाकी को 14 अप्रैल 1997 को मौत की सज़ा सुनाई गई। 28 जून 2001 को टोक्यो हाई कोर्ट और 17 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा। मियाज़ाकी ने अपने जुर्म को एक्ट ऑफ बेनोवलेंस कहा था। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कुनियो हातोयामा ने 17 जून 2008 को मियाज़ाकी के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन मियाज़ाकी को टोक्यो डिटेंशन हाउस में फांसी दे दी गई। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।